फर्स्ट इंडिया के एक खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते सहज नहीं मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं थी। राजस्थान के व्यापारियों से ज़्यादा है इस परिश्रम को और कौन जान सकता है। भीलवाड़ा जो देश की टेक्सटाइल राजधानी बन चुका है, इस टेक्सटाइल राजधानी बनाने में शारदा ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ रहा। आज हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं शारदा ग्रुप के चेयरमैन अनिल मानसिंघा। अनिल जी, टेक्सटाइल उद्योग को बड़ा परंपरावादी उद्योग माना जाता है और ज़्यादातर परंपरावादी परिवारों ने भी रास्ते बदल लिए, आप उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी जो बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान में समझें चाहे राजस्थान में समझें, सबकी शुरुआत टेक्सटाइल से हुई है जी। चाहे टाटा ग्रुप ले लें, चाहे बिरला ग्रुप ले लें, चाहे बांगड़ ले लें, चाहे मानी ले लें, सब टेक्सटाइल से निकले। टेक्सटाइल से निकलने के बाद में उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किए हैं टेक्सटाइल से पैसा कमा करके। तो हमारा परिवार भी टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ था। बट आज का जो सीनरियो, शारदा की स्थापना मैंने खुद पढ़ाई करने के बाद की, और जो हम लोगों की ओरिजिनल टेक्सटाइल की बिज़नेस थी वो भी चालू हुए, बट ये अलग से ब्रांच एक चालू की। बट सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं है, आज शारदा ग्रुप इंटरनेशनल बिजनेस में है। हम लोगों का पोलैंड और टर्की ऑफिस है, जहां हम लोग लॉजिस्टिक कंपनी और रेस्टोरेंट और टेक्सटाइल सारे बाकी चीज़ें भी करते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों के दूसरे बिजनेसेस भी हैं, माइंस, इंफ्रा, इन्फो। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भीलवाड़ा के लोग टेक्सटाइल में बहुत आगे बढ़ गए। कभी तो अहमदाबाद को, सूरत को कपड़ों की नगरी कहा जाता था कि मैनचेस्टर जो है, अहमदाबाद है इंडिया का, लेकिन वहाँ सब कुछ बदलाव आ गया और अब मैनचेस्टर भीलवाड़ा हो गया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो पहले मैं माइनस पॉइंट बताऊँ कि भीलवाड़ा में क्या नहीं है। पानी नहीं है, बहुत लेबर नहीं है अवेलेबल है, जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो अनुकूल नहीं है कपड़ा बनाने के। ड्राई क्लाइमेट है, जबकि कपड़ा बनने के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जी। बाकी जितने भी सेंटर हैं वहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है, सिर्फ भीलवाड़ा एकमात्र ऐसा है जहाँ ड्राई क्लाइमेट है। तो सारे माइनस पॉइंट होने के बावजूद कपड़ा वहाँ डेवलप हुआ, और इतना डेवलप हुआ कि तकरीबन 30 साल हुआ वहाँ कपड़े का व्यापार चालू हुए। आज हिंदुस्तान का 42% कपड़ा है अकेला भीलवाड़ा बनाता है। तो इन सब के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप एटमॉस्फेयर समझें, कहीं कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आज भी भीलवाड़ा की पॉपुलेशन 4 लाख है, तो बहुत लेबर की बहुतायत नहीं है। आज भी हमारे इंडस्ट्रीज लेबर से जूझ रहे हैं, न कोई गवर्नमेंट का सहयोग है, न कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी। तो सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय भीलवाड़ा के लोकल आदमियों को ही जाता है कि उन्होंने अपनी उद्यमशीलता से शुरुआत लक्ष्मीनाथ जी झुंझुनवाला ने की, पहली कपड़ा फैक्ट्री वहाँ डाल करके, और वहाँ से लोगों ने पकड़ना चालू किया। तो आज इतने बड़े व्यवसाय पे पहुँच गए कि आज हम 85 करोड़ मीटर, 85 करोड़ मीटर ईयर फैब्रिक बनाते हैं। कोई ऐसा माहौल मिला जिसके चलते वो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ गए? शुरुआत लक्ष्मीनाथ जी झुंझुनवाला ने की, जिनका बी ग्रुप के नाम से है। उन्होंने अपनी पहली कपड़ा फैक्ट्री वहाँ डाली। कपड़ा के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेसिंग होना, तो उन्होंने प्रोसेस इंडस्ट्री भी डाली। और दूसरी ज़रूरत थी कि धागा अवेलेबल हो, तो उन्होंने धागे की इंडस्ट्री भी डाली। तो चूंकि उन्होंने कंपोजिट मिल की स्थापना की, जो धागा भी बनाती थी, कपड़ा भी बनाती थी, प्रोसेस भी करती थी, बट इसको उन्होंने लोगों के लिए ओपन भी किया। भाई, आप अगर कपड़ा बनाते हैं तो मैं धागा दे दूंगा और फिनिश कर दूंगा प्रोसेस। अगर हम 1980-82 जब भीलवाड़ा में लोकल में कपड़ा बनना चालू हुआ, या 76 में पहली फैक्ट्री डल गई थी समझिए, तो वो सारी शुरुआत का आपका परिवार कब उतरा? हम लोग कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग में तो हम लोग 1998 से हैं। मतलब मैंने 86 में शारदा ग्रुप बनाया था, उसके बाद हम 98 में हमने कपड़े की फैक्ट्री डाली। उसके पहले हम धागे का व्यवसाय करते थे, वो आज भी करते हैं। आज क्या शारदा ग्रुप की टेक्सटाइल में क्या स्थिति? मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम कहाँ हैं, बट हम पहले टॉप 10 के अंदर आते हैं भीलवाड़ा के अंदर, जो वॉल्यूम अगर हम कंसिडर करें कपड़ा बनाने में। और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो शायद हम फर्स्ट 2 में भी आते हों। तो अनिल जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है, अब आपने बताया कि टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब लोग टेक्सटाइल में थे, लेकिन हालातों के मद्देनज़र, बदलते हुए व्यापार के दृश्य को देखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो बदली हैं उसको देखते हुए वो कपड़े से हट गए। लेकिन ऐसी क्या जिजीवशा थी कि भीलवाड़ा के लोग और आप, विशेषकर आपका परिवार, आपकी ग्रुप इस टेक्सटाइल में डटे हुए हैं? देखिए, टेक्सटाइल एक एसेंशियलिटी है। आदमी को कपड़ा तो राम भगवान के ज़माने से ही कपड़ा पहना जाता है, तो कपड़ा पहनना तो बंद हो गया। कपड़ा तो सही है, जब तक समाज है तब तक समाज है और इंसान है तब तक कपड़ा पहना जाए जी। तो एक मीठा नफ़ा जिसको हम बोलते हैं, एक रीज़नेबल प्रॉफिट इसमें रहता है। और टेक्सटाइल का बिज़नेस धीरे धीरे पर्सनलाइज होता गया, बहुत निजी होता गया कि खुद आप फैब्रिक चेक करें, डिज़ाइन चेक करें,
मार्केट स्टडी करें तो ये प्रोफेशनल जो सिस्टम पे चलने वाली मिलें थी, अगर आप नाम देखेंगे तो मफतलाल और ये सब धीरे धीरे बंद होती गई। जितने बॉम्बे डाइंग इन लोगों ने बंद कर दिए क्योंकि वो प्रोफेशनल सिस्टम पे चलती थी, जहाँ मैनेजर्स होते थे, क्वालिटी वाले, डिज़ाइन अप्रूव करने वाले। बट नाउ भिलवाड़े का जो व्यापारी है, जो कपड़ा बनाता है, वो खुद देखता है हर चीज़, खुद मार्केट जाता है, ऑलराउंडर, खुद मार्केट जाता है, खुद डिज़ाइन सेलेक्ट करता है, 4 व्यापारी से बात करता है, खुद खड़े होकर के डिज़ाइन बनवाता है, उसको वीव करता है और बेचता है। तो कपड़े के जो बेसिक लॉसेस थे, जो जिनकी वजह से बिरला, टाटा और ये करेक्ट, वो सब लॉसेस बंद करके यहाँ पे वन मैन शो की तरह से इंडस्ट्री को चलाया गया। इस वजह से ये इनके लॉसेस नहीं होते हैं। यानी कि भीलवाड़ा के लोगों ने तो एक रास्ता दिखा दिया कि इंडस्ट्री कैसे चलानी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। और भीलवाड़ा का व्यापारी बाहर जाके कपड़ा नहीं बेचता। ये सबसे बड़ा किया भीलवाड़ा वालों ने कि व्यापारी भीलवाड़ा आकर के कपड़ा खरीदता है। आज से पहले यही होते थे, मार्केटिंग मैनेजर्स होते थे, एरिया सेल्स मैनेजर होते थे, उनके नीचे आदमी होते थे, एजेंट्स होते थे। एजेंट्स आज भी हैं पर सब भीलवाड़ा के हैं जी। तो व्यापारी बाहर से आता है, भीलवाड़ा 10 दुकान या 100 दुकान जितना उसको जाना है, जाके देख के और समझ के कपड़ा लेता है। तो ट्रेवलिंग बंद कर दी, कपड़ा जाके बेचने की विधा ही चेंज कर दी हमारे यहाँ पे। लेकिन जिस तरह की प्रतिस्पर्धा, जिस तरह की गला काट प्रतियोगिता इस फील्ड में आ चुकी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, तो ये अब ये बहुत ही हार्ड इंडस्ट्री हो गई है आम व्यापारी के लिए, आम इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसमें डटे रहना और मुकाबला करना बड़ा मुश्किल कठिन हो गया। आज तो प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। आप इसकी बात छोड़े, मैं स्टील की बात करता हूँ। आज से 5 बरस पहले सरिया 50 रुपये किलो से ऊपर बिकता था, अभी 30 रुपये किलो आ गया। तो स्पर्धा तो सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसा तो, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्लोबल होते जाएंगे वैसे वैसे हमें अपने आप से नहीं, बाहर वालों से भी लड़ना है। हमारे यहाँ ये ताकत है कि हम अपने से भी लड़े, बाहर से भी लड़े और आज भी जिंदा है। जबकि हम अगर कंपेयर करें तो महाराष्ट्र और गुजरात और यहाँ जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, उतनी हमारे यहाँ राजस्थान में कोई भी फैसिलिटी नहीं, इवन पावर भी नहीं। पावर है तो क्वालिटी पावर नहीं है, मीन्स पूरे 50 साइकिल का जो पावर आना चाहिए वो नहीं आता है। लेबर की समस्या है, पानी तो है ही नहीं हमारे। तो कैसे 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 कर रहे हैं इन सब चीज़ों से मुकाबला करते हुए? क्योंकि देखिए, पावर के लिए लोगों ने अपना जनरेटर्स ओन जनरेटर सिस्टम लगाएं। प्लस तो अगर कॉस्टली नहीं पड़ता? हाँ, कॉस्टली होता है, नॉर्मल पावर से तो कॉस्टली पड़ता है। तो फिर लोगों ने, जिनका 1 मेगावाट बन सकता था, उन्होंने पावर एक्सचेंज कॉरपोरेशन से पावर खरीदना चालू किया ताकि उससे सस्ता पड़ता है। तो कोई ना कोई रास्ता निकाल के भीलवाड़ा वालों ने अपने रास्ते निकाल करके आज भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इतना मेंटेन किया हुआ है जो किसी भी सेंटर पे मेंटेन नहीं होती। भीलवाड़ा जिस तरह का फॉरेन एक्सचेंज दे रहा है, जिस तरह का एक सरकार को रेवेन्यू दे रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है। इतनी छोटा शहर इतना बड़ा रेवेन्यू देने वाला। क्या है टैक्सेशन को लेके वहाँ की समस्याएं? हम लोग हरदम डिमांड करते रहे कि 1999 में एक गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की थी, टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड, दैट इज़ कॉल्ड टफ। वो टफ स्कीम चालू की, बट उस टफ के अंदर जो हमें सब्सिडी मिलनी होती है, सिस्टम तो ये था कि हर महीने वो सब्सिडी मिल जाएगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट सब्सिडी थी। अगर बैंक हमसे 12% ब्याज चार्ज करती है तो 5% गवर्नमेंट भुगतेगी, 7% हमें देना है। बट हो ये रहा है कि 1.5 साल 2 साल तक वो पैसा नहीं आता है, व्यापारी को अपने जेब से पैसा देना पड़ता है और साल 1.5 साल बाद वो रिफंड आता है। तो पहली गलती तो यहाँ थी। लास्ट 1 साल से तो ऐसा हो रहा है कि टफ के अंदर पैसा ही खत्म हो गया, तो अब नए रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहे। तो यही हम हरदम डिमांड करते रहे कि भाई आप जो, वी आर नॉट आस्किंग फॉर मून, हम ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो आप बोल रहे हैं वो दे दें और समय पे दे दें। आज इलेक्ट्रिसिटी की इतनी छूट है महाराष्ट्र में कि 1.5 रुपया पर यूनिट इलेक्ट्रिक देना पड़ता है वहाँ के लूम वालों को। हमारे यहाँ 7 रुपये की रेट है, उसके बावजूद हम उनको कम्पीट कर रहे हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, भीलवाड़ा वर्सेस महाराष्ट्र की, तो क्या है यहाँ की गवर्नमेंट क्यों कोऑपरेटिव नहीं है? ऐसा नहीं है। इन्होंने भी राजस्थान में भी एक टेक्सटाइल की योजना अभी लास्ट ईयर अनाउंस की है, बट प्रॉब्लम ये हुई कि उस योजना को उन्होंने टफ से लिंक कर दिया कि जिसको टफ मिलेगा उसको ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, रिप्स की स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। नाउ टफ में पैसा खत्म हो गया और टफ के अंदर से वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, यूआईडी नंबर, वो यूआईडी नंबर अलॉट होना बंद हो गया। तो अभी हम लोग मैडम से, सीएम से गुहार कर रहे हैं कि आप इसको डी लिंक कर दीजिए। अगर सेंट्रल की सब्सिडी नहीं भी मिल रही तो आपकी सब्सिडी तो मिले, आपका अलग नंबर रखिए, उनका अलग नंबर रखिए। क्या लगता है राजस्थान को लेकर रिसर्जेंट राजस्थान होने वाला है? बार बार ये कहा जाता है कि राजस्थान बदल रहा है, व्यापार का माहौल बदल रहा है। अब हमारी उम्मीद अगर ज़्यादा है और गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास बहुत फंड अवेलेबल नहीं है और बहुत सी दूसरी ज़रूरतें भी है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ करते हैं और हम लोग अगर रिजल्ट शो करते हैं तो गवर्नमेंट, कोई भी हो गवर्नमेंट, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, सपोर्ट ज़रूर करती है। देर करे, लेट करे, कम करे, बट सपोर्ट मिलता है। देर के कारण नुकसान नहीं हो जाए।
हाँ, देर के कारण नुकसान है। मैं आपको जैसे टफ का बता रहा हूँ, आज 1 साल से भीलवाड़ा में एक्सपांशन बंद है, क्योंकि जब यूआईडी नंबर नहीं मिलेगा तो टफ नहीं मिलेगा, टफ नहीं मिलेगा तो रिप्स नहीं मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा है 1 साल से। जो जनप्रतिनिधियों में ये इच्छा शक्ति नहीं है, या जो सरकारी मशीनरी है, जो अफसर चाहिए, जो बाबूगिरी है, जो हमारे यहाँ जकड़े हुए पूरे तंत्र को, वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। करेक्ट, ये ब्यूरोक्रेसी की दिक्कत ज़्यादा समझता हूँ मैं। मेरी निजी राय है कि वो लोग हमारी बात को आगे तक पहुँचा नहीं सकते, और मुख्यमंत्री सहज रूप से उपलब्ध नहीं है हमसे। अनिल जी, एक बड़ा वो लगता है कि जो व्यापारी इतने रोजगार देता है, इतना बड़ा टैक्स देता है, सरकार के खर्चे चलाता है, और सरकारी अधिकारी उसे चोर समझता है। उसे समझता है कि ये टैक्स चोर है, उसे समझता है ये बिजली चोर है, उसे समझता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के रेवेन्यू की चोरी कर रहा है। तो क्या लगता है, क्यों, क्या ये जो व्यवहार है, ये जो वर्ताव है, ये जो सोच है, कहीं ये तो बड़ा ही रुकावट नहीं है? अगर एक आदमी लीगल रूप में व्यवसाय कर रहा है, कहीं इलीगल नहीं करता है, इलीगल तरीका नहीं अपनाता है, तो वो समाज की बहुत बड़ी देश की सेवा कर रहा है। अगर वो रेवेन्यू देगा तो सरकार चलेगी, अगर वो रोज़गार देगा तो बेरोजगारी मिटेगी। तो इस दृष्टि से तो उसको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। एक और बड़ा, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद स्किल डेवलपमेंट पे बड़ी बात चल रही है, और आपने भी कहा कि भीलवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या स्किल की भी है, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर जो है वो हमारे देश की बड़ी समस्या बन गई है। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन हुनरमंद नहीं रहे, जानकार नहीं रहे। तो क्या लगता है कि स्किल को लेकर काफ़ी करने की ज़रूरत है? यस, मैं भीलवाड़ा को अगर मद्देनज़र रखता हूँ तो बहुत बड़ी ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट की। हमने कलेक्टर तक से कई बार हमने हमारी आवाज़ पहुँचाई कि आपके पास नरेगा में जितने आदमी आते हैं उनको हम रोज़गार दे देंगे। अगर आपके पास 100 आदमी इकट्ठे होते हो, 10,000 आदमी इकट्ठे होते हो, आप हमारे वस्त्र भवन, जो हमारा वस्त्र भवन, वहाँ भेज दीजिए, 100% हम रोज़गार देंगे। क्योंकि आप 100 रुपये भी दे रहे हैं बट वो काम नहीं कर रहा है जी, इसकी वजह कामखोरी की आदत। सब्सिडी इधर दीजिए, तो आप सब कुछ मत दीजिए, आप तो आदमी तो दे दीजिए। अच्छा, आप सब्सिडी मत दीजिए, आप आदमी दे दीजिए। हमारे पास तो आदमी की कमी, हम ही सिखाएंगे, हम ही चलाएंगे। आज हम सबसे ज़्यादा समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारे यहाँ लेबर ही नहीं है। पूरी इंडस्ट्री भीलवाड़ा की बहुत बड़ा सफ़र कर रही है, 5% से 10% उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है जस्ट ड्यू टू लेबर। तो ये क्या बात सरकार के सामने उठी? बहुत बार, कई बार हमने कह दिया। क्या सोचती सरकार? अब ये एक बड़ा पॉइंट है, उसको नरेगा में पैसा देना है और वो फंड यूज़ करना है। उनको सीधा रास्ता हम बता रहे हैं कि आपका पैसा भी बच रहा है, आप उन आदमियों को हमारे यहाँ भेज दीजिए जी। अब सवाल एक कि बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, वो 100 रुपये किसको दिए जा रहे हैं, कितने आदमी एनरोल होते हैं, तो हर आदमी इसमें कहीं ना कहीं अपना वेस्टेड इंटरेस्ट लेके बैठा हुआ है, तो वो हमारी स्कीम समझने को तैयार नहीं है। दिक्कत यहीं आती है। जबकि हम कह रहे हैं हमारे पास लेबर नहीं है, आप क्यों उनको नरेगा में एक जगह खड्डा खुदाते हैं, वापस भराते हैं, फिर दूसरी जगह खड्डा खुदाते हैं, भराते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं। आप हमारे पास भेज दीजिए, हम सबको नौकरी देंगे। आप 100 रुपये दे रहे हैं, हम 200 देंगे जी, लेकिन मानने को तैयार नहीं। पर न तो काम करने वाला तैयार है, न ये भेजने वाले तैयार है। जी, एक और बड़ी समस्या जो भीलवाड़ा के सामने है वो है प्रदूषण का डंडा। वो बड़ा एक बड़ी समस्या बनाए हुए हैं वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।